गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बढ़िया हूं एंड आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए तो आगे शुरुआत करते हैं। अभी हमने सामाजिक न्याय में जैसे ही हम घुसे, हमने सबसे पहले पॉवर्टी यानी गरीबी पढ़ा। अब एक बार आपको दिखा देते हैं कि सामाजिक न्याय का सिलेबस क्या-क्या है। सामाजिक न्याय में हमने पॉवर्टी यानी गरीबी पढ़ लिया है। उसके साथ-साथ हमें भूख का टॉपिक पढ़ना है जो हमारा अगला मॉड्यूल रहेगा। और आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी उठ रहा होगा कि यदि हमने गरीबी पढ़ लिया है तो भूख हमें अलग से क्यों पढ़ना है? क्योंकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे गरीबी पे तो कुछ लोगों ने कहा कि भुखमरी भी गरीबी का एक प्रकार है। और हम देखेंगे कि कैसे भूख और गरीबी दोनों में क्या अंतर है। वो तो आपको क्लियर ही है। गरीबी की जब हमने बात की तो उसमें बहुत सारे आयाम थे, बहुत सारे पहलू थे। पर जब हम बात करेंगे भूख की तो उसमें देखेंगे उसमें हम क्या-क्या समझते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं और किस प्रकार से गरीबी और भूख दोनों यदि भारत में स्थिति देखें तो भारत की स्थिति आपको अलग-अलग दिखाई पड़ती है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्वास्थ्य का और साथ ही साथ उससे अगले में हम शिक्षा पढ़ेंगे। अब यदि आप सिलेबस को देखते हैं और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप पाएँगे कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे और उनने सिलेबस में भी यही लिखा है। तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है, वे यहाँ पर बीमारियों के बारे में नहीं पूछेंगे। जैसे आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं तब वहां पे आपसे बीमारियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं स्पष्ट रूप से। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में कैसे आपको आगे बढ़ना है स्वास्थ्य और शिक्षा में। और यहाँ से आपको ज्यादातर जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से जोड़कर पूछे जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना होगा। क्योंकि जैसे ही अब हम सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय में आ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा रोल आपका है। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या कुछ इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, इन टॉपिक्स को लेकर वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसी सिलेबस में आप देखेंगे इसके साथ साथ जुड़ा है मानव संसाधन। तो हम करेंगे ये कि जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में स्वास्थ्य से जुड़े मानव संसाधन यानी आपके डॉक्टर्स, नर्सेस यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा से जुड़े जो मानव संसाधन यानी टीचर्स इत्यादि हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे उसी टॉपिक में। फिर यदि हम मानव संसाधन देखते हैं तो उससे जोड़कर हम बात करेंगे कौशल विकास की। क्योंकि जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर भी तो आपके मानव संसाधन होते हैं और कौशल विकास जब हम कवर करेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्नों को हमें टारगेट करना है। फिर अगला टॉपिक है आपका जिसमें हम नागरिक समाज के बारे में खास तौर पर पढ़ेंगे। ध्यान कीजिए जब भी हम पहले पढ़ रहे थे तो हमने हर जगह चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो गरीबी हो, हर जगह हमने कहा कि आपको नागरिक समाज को भी होने की आवश्यकता है कि नागरिक समाज जितना जैसे कार्य करेगा उससे जागरूकता इत्यादि बढ़ेगी। तो हम करेंगे ये कि नागरिक समाज को पढ़ेंगे पहले कि नागरिक समाज क्या है। फिर नागरिक समाज के कुछ खास प्रकार जैसे एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह इत्यादि की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको नागरिक समाज को देखना है और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
फिर आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जो आपका लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम सरकारी नीतियों की बात करेंगे कि विभिन्न जो आपकी सरकारी नीतियाँ हैं, चाहे वो किसी समुदाय विशेष के लिए हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के लिए हो, जैसे स्वास्थ्य में आप पाएँगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपकी सरकारी नीतियाँ हैं। शिक्षा से जुड़ी आपकी सरकारी नीतियाँ हैं। इसी प्रकार से विभिन्न समुदाय हैं, उनसे जुड़ी हुई भी आपकी सरकारी नीतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो उससे उसके अभिकल्पन यानी डिज़ाइन और कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है। कौशल विकास जहाँ पर पढ़ाएँगे, ये सिलेबस की इंट्रोडक्शन है ना? ये सिलेबस की इंट्रोडक्शन है, तो कौशल विकास जहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौशल विकास है। तो अभी ये प्रश्न आपका सही समय पर आपने नहीं पूछा है। ठीक है। क्वेश्चंस आपको कैसे चेक कराने हैं, उसके लिए आपको बार-बार, कई बार, हज़ारों बार बताया गया है। 1001वीं बार भी लीजिए आप, टारगेट ias@byju's.com पर आपको लिखकर प्रश्न भेजने हैं, अपने उत्तर भेजने हैं और वहाँ से आपको इवैल्यूएट करके मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, जो सामाजिक न्याय में हमें कवर करना होता है और दूसरा ये है कि जब आप देखते हैं सिलेबस को, प्रश्न पत्र 2 के, तो कभी-कभी देखेंगे कि कुछ पार्ट आपके शासन के साथ भी कवर हो गए, कभी कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं पॉलिटी संविधान के साथ भी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ओवरलैप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे हमने बात की गरीबी की, तो गरीबी का आपका बहुत सारा ओवरलैप कहाँ था? पेपर 3 के साथ। इसी प्रकार से वैश्वीकरण का भी था, शहरीकरण का भी आपको पेपर 1 ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, जनसंख्या आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना? तो हर टॉपिक के साथ आपको ओवरलैप मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी पहले कवर हो गई हों, तो फ्लो बनाए रखने के लिए, कंटेंट का फ्लो बनाए रखने के लिए हो सकता है कि मैं उन चीज़ों को भी कवर कर दूँ। पर जहाँ पर भी मुझे ऑलरेडी पता है कि कहाँ पर क्या कवर करवा दिया गया है, तो जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, आवश्यकता अनुसार हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, जितनी हमें आवश्यकता है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं की है, उनको ठीक से, अच्छे प्रकार से चीज़ें समझ में आएँ और ताकि वो चीज़ों को जोड़ सकें। अब ये जो आपको सामाजिक न्याय का मैंने सिलेबस दिखाया है, इसके साथ-साथ आपकी अ, जो विभिन्न आपके समुदाय हैं, संवेदनशील जनसंख्या के जो समुदाय हैं, जैसे हमने महिलाओं से जुड़ी हुई चर्चा की थी, वृद्धों से जुड़ी हुई चर्चा की थी, एससी, एसटीज़ के बारे में यानी आपकी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो वो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पॉलिटी में आपको जो राष्ट्रीय आयोग हैं, विभिन्न आयोग हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो ये चीज़ें वहाँ पर भी कवर होती हैं, जो आपकी विभिन्न स्कीम है, सरकारी हस्तक्षेप है, जो नीतियाँ हैं, वो आपको करंट अफ़ेयर्स में कराई जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे आपको उन्हें यहाँ से जोड़ना है, अपने सिलेबस के साथ जोड़ना है, ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न यदि यहाँ पर पूछा जाएगा, तो किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा पार्ट है, अब जो अगली हमारी 3-4 क्लासेस रहेंगी, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मेरे समझाने पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? पीपीटी में जो कंटेंट है, वो स्टैटिक है और आप पाएँगे कि जो प्रश्न है, वो हमेशा करंट अफ़ेयर्स में से पूछे जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर काम रहेगा अगले चैप्टर्स के लिए कि मैं आपको समझाऊँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है ना? कि समझाया तो जाएगा, आपको कंटेंट भी दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन कैसे अप्रोच करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि करंट अफ़ेयर्स में कुछ भी आए, एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, यहीं पर पीपीटी में दे दिया गया है। वैसे भी आपकी डेस्क पे, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, कि सिलेबस होना चाहिए। डेस्क पे सिलेबस होगा, तो आप उसको देखेंगे और उससे वो अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। तो जो भी सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी यदि करंट अफेयर्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से पेपर में फिट होगा। उसी से आपको क्लैरिटी आएगी, ये किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे उनका उत्तर देना है। हाँ जी, अभी कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है जो भुखमरी का चैप्टर है आपका, भुखमरी का टॉपिक है
और उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी, 1-2 वर्ष छोड़कर उस पर वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आप ये सामाजिक न्याय के जब सिलेबस को देखेंगे, तो आपको करीब 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलते हैं। 3 से 4 प्रश्न, जो आपके पेपर 2 में है, उसमें 3 से 4 प्रश्न और टॉपिक आपने देखे कि आपके 5-6 टॉपिक हैं, जिनमें से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आम तौर पर 1 वर्ष छोड़कर आपको हर टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये जो पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बिल्कुल ठीक एसएम कह रहे हैं कि क्या यह प्रीलिम्स में भी आता है? हाँ जी, प्रीलिम्स में जो आपने जैसे ये पार्ट देखा स्कीम्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में, उसमें से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इसको यहाँ पर हम प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य से ना कर देख के, हम इसको मेंस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पार्ट है स्कीम्स पॉलिसीज़ का, एक तो वो बहुत फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है और साथ ही साथ वो आपका करंट अफेयर्स में रोज़ाना कवर होता है। तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको बार-बार रिपीट नहीं करेंगे और इसमें हम मेंस के पर्सपेक्टिव से चलेंगे। तो जो 3 से 4 प्रश्न जैसे इस वर्ष आप यदि देखें, तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो किस प्रकार के वो 4 प्रश्न होंगे? क्योंकि इनका उत्तर देना आसान होता है। यदि आपको प्रश्न जैसे आपने सोशल इश्यूज़ में देखा, सामाजिक मुद्दे में देखा कि कई बार प्रश्न काफ़ी मुश्किल होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं दिखेंगे। एक आधा प्रश्न है मुश्किल जो पूछा गया है, उसके बारे में आपको बताऊँगा, उसको उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन आम तौर पर काफ़ी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसको आप करंट अफेयर्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है? तो हम देखेंगे आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे, आपको प्रश्न भी मैं दिखा दूँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। अब देखिए इसको बहुत आसान भाषा में यदि आपको समझाऊँ, यहाँ पर आपको परिभाषा इत्यादि दी गई है। तो हमने कहा कि जो हम भारतीय समाज है या कोई भी समाज है, वहाँ पर बहुत सारी असमानताएँ होंगी। बहुत असमानताएँ होंगी, जाति के आधार पर, राजनीतिक आधार पर, किसी के पास राजनीतिक शक्ति है, किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार से आर्थिक आधार पर आप देखेंगे कि लोग बराबर नहीं हैं, आपको बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी अ, यदि किसी भी आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, उनको हमेशा अधिकार मिलेंगे, उनको भी अधिकार उनके प्राप्त होंगे और साथ ही साथ उनको भी अवसर दिए जाएँगे। क्योंकि होगा ये कि यदि मान लीजिए आप आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, तो आपकी शिक्षा कैसे होगी? है ना? आर्थिक अ, पृष्ठभूमि आपकी ठीक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए। तो सामाजिक न्याय ये कहता है कि जितनी भी ये असमानताएँ हैं, ये असमानताएँ बाधक नहीं बनेगी आपके जीवन यापन में कि आपको भी सभी को समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। सभी को समान अवसर एवं अधिकार देने का जो दृष्टिकोण है उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। तो और ये जो जितने भी आपकी असमानताएँ हैं हमने देखी, इनको दूर करने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो जो आइडिया है अ, जो आइडिया है कि ये जो असमानताएँ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, इनको खत्म करने का और इन असमानताओं के होने के बावजूद भी सभी को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने का, उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं, सोशल जस्टिस। तो अब आप देखेंगे क्योंकि अभी तक भी हमने काफ़ी सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ देखी हैं। नीतिगत हस्तक्षेप हमने देखा है। तो उसमें आप कहते हैं कि कोई गरीब है, तो सरकारी हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या किस चीज़ का उदाहरण है? वो उदाहरण है सामाजिक न्याय का, क्योंकि जो सरकार है और जो समाज है, उसको सामाजिक न्याय करना है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो असमानताएँ हैं, मैंने कल भी आपको कहा था कि जब बात आती है आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की, तब ये जो गरीबी और असमानता है, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है, इश्यू बन जाती है। अगर यदि बात हो केवल महँगी गाड़ी खरीदने की या यूरोप में या किसी दूसरे देश में छुट्टियों पर जाने की, तो इस असमानता से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात आ जाए मूलभूत आवश्यकताओं की, आपकी दाल-रोटी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तब इन असमानताओं से एवं गरीबी से बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है, किसी के भी जीवन पर। तो सामाजिक न्याय वो अवधारणा है,
जिसके माध्यम से हम इस असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सभी को समान अवसर एवं अधिकार देने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका आइडिया है सामाजिक न्याय का। तो ज़्यादा हम उसके थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि स प्रश्न जो है आपका, अब आप इसको इस यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि हम यहाँ पर नागरिक समाज क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम यहाँ पर गरीबी, भुखमरी क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये असमानताओं के प्रकार हैं, गरीबी, भुखमरी, और ये असमानताएँ किस प्रकार से दूर की जा रही हैं और किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं और इस असमानता की स्थिति क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन अब यहीं से सामाजिक न्याय के आइडिया से ही आप समझ लें कि प्रश्न यदि आएगा, तो वो है इसी हस्तक्षेप के चारों तरफ होगा। जो भी आपका हस्तक्षेप है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, इसी सरकारी एवं गैर सरकारी हस्तक्षेप के अराउंड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे ज़्यादा दूर आपका प्रश्न नहीं होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि ये क्या बीमारी है और इसका वर्णन किए करें, नहीं। वो बात करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप हैं या फिर कोई समस्या है, तो उसको समाधान करने के क्या सुझाव हो सकते हैं। इसलिए जो आपके करंट अफेयर्स हैं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। जो आपके करंट अफेयर्स हैं, समसामयिकी है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, और ना इस चैप्टर में बल्कि इस पूरे पार्ट में, जो सामाजिक न्याय का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि विगत वर्षों में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊँगा, जिसमें उनने सीधा-सीधा या तो कोई स्कीम देकर उसके ऊपर प्रश्न पूछा है या फिर उदाहरणों के बारे में भी पूछा है। पिछले वर्ष का एक प्रश्न है, पिछले या उससे पिछले वर्ष का आगे दिया गया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि नागरिक समाज के माध्यम से, जिसमें खास तौर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार से हम जन सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब वो उदाहरण कहाँ से आएँगे? उदाहरण कहाँ से आएँगे? उदाहरण आपके आएँगे केवल करंट अफेयर से, और उस प्रश्न में उदाहरणों के बारे में पूछा है, तो बाकी चीज़ें तो लिखनी ही हैं, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जिसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे? वो उदाहरण है। तो आपको नागरिक समाज को लेकर और जो भी अन्य सरकारी हस्तक्षेप है, किसी भी क्षेत्र को में, उनको लेकर आपको अ, सतर्क रहना है कि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और आपको एजुकेशन में, सभी में मैं आपको प्रश्न दिखाऊँगा किस प्रकार के पूछे गए। चलिए, अब हम गरीबी से आगे बढ़कर आते हैं भूख की ओर, और भूख एवं उससे संबंधित जो विषय हैं, उनको हम देखें। अब सबसे पहले कि भूख क्या है? उससे पहले कि हम आंकड़ों पर आएँ, भूखमरी सूचकांक इत्यादि पर आएँ, सबसे पहले आसान भाषा में समझें कि भूख क्या है? कि एक तो वो भूख है जो आप ब्रेक के टाइम पर कहते हैं, जिस दिन लंबी क्लास थी, आधे लोग लिख रहे थे कि भूख लग रही है, अब तो ब्रेक दे दो, है ना? एक तो वो भूख है जो आपको एक फीलिंग होती है, एक आभास होता है कि अब आपकी जो ऊर्जा है, वो नीचे जा रही है और अब आपको किसी ना किसी ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता है। एक तो वो भूख है, तो क्या ये उस भूख के बारे में है? नहीं, ये उस भूख के बारे में नहीं है। ये कैसी भूख के बारे में है? ये ऐसी भूख के बारे में है जिसमें आपके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा या पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ नहीं मिल रही। तो ये वो छोटे समय के लिए जो आपको भूख लगती है, थोड़े समय के लिए जो आपको भूख लगती है, उस भूख के बारे में नहीं है। यह उसके बारे में है कि किस प्रकार से सामाजिक विभिन्न विषमताओं के कारण आपको भोजन भी, लोगों को समाज में भोजन भी प्राप्त नहीं होता। तो इसमें हम 2 अवधारणा पढ़ेंगे, आगे उस पर आएँगे। तो अभी इस आइडिया को क्लियर रखें कि लंबे समय तक यदि आपका शरीर का पोषण या फिर जितनी ऊर्जा आपको चाहिए, जितनी कैलोरीज़ आपको चाहिए, वो यदि आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, तो उससे आपकी भूख उसे यहाँ पर आपका भूख कहा गया है या भूखमरी कहा गया है। तो अब आप कहेंगे कि भारत तो एक विकासशील राष्ट्र है और हमारा तो जो कॉम्पिटिशन है, जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, वो तो विकसित राष्ट्रों के साथ है। जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं, हम बात करते हैं ना कि भारत आपका ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। कुछ कहते हैं कि ग्लोबल लीडर बन चुका है, वैश्विक स्तर पर लीडर बन चुका है। तो फिर हम ये भूख से संबंधित विषय भारत में किस काम के? क्योंकि भूखमरी तो फिर नहीं होनी चाहिए। यदि हम आप सोच कर देखिए, यदि हम एक वैश्विक लीडर बन रहे हैं,
विकसित राष्ट्रों से यदि हमारी प्रतिस्पर्धा है, तो फिर भूख, गरीबी जैसी समस्याएँ तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो हर जगह होंगी, किसी भी समाज में होंगी, विभिन्न कारणों से, पर भारत में तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वैश्विक लीडर बनने की राह पर हैं। पर आप यहाँ पर पाएँगे कि जब हम भारत में भूख की स्थिति देखेंगे, गरीबी की स्थिति आपने पहले से देखी, तब आप पाएँगे कि जो हमारी परिकल्पना है वैश्विक गुरु बनने की या वैश्विक गुरु बन चुके हैं, कुछ तो आपके न्यूज़ चैनल्स ने ये घोषित भी कर दिया कि हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं, कि सब अब भारत के आगे नतमस्तक हैं। तो उस वो जो आपकी सोच है, वो जो अवधारणा है, उसको गहरा ठेस पहुँचेगा। जब हम खास तौर पर भुखमरी की बात करेंगे। गरीबी की स्थिति आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले से, अब हम भुखमरी की स्थिति देखेंगे। तो ये क्लियर रखेंगे जब हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी बहुआयामी है। गरीबी के अंतर्गत भूख भी आ जाती है, पर दोनों एक चीज़ नहीं है। केवल गरीबी के कारण भुखमरी नहीं होती, भुखमरी के अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम गरीबी को देखते हैं तो भूख उसमें से या भुखमरी उसमें से एक आयाम है। उसके अलावा भी आपके अन्य आयाम हैं, जैसे हमने शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, है ना? राजनीतिक शक्ति की बात की थी, तो बहुत सारे आयाम हैं। और यहीं से मैं आपके दिमाग में एक प्रश्न डाल देता हूँ पहले से ही, इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखें कि यूपीएससी ने भी पूछा है ये विगत वर्ष में, कि जब हम भारत में गरीबी को और भूख को देखते हैं, तो उनके बीच में डाइवर्जेंस है, उनके बीच में अलगाव है। और इस प्रश्न को दिमाग में रखें क्योंकि हमें आइडिया ये रहता है कि यदि गरीबी है तभी तो भूख होगी। यदि भारत में या किसी भी समाज में गरीबी होगी तभी भूख होगी क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे अपने पोषण की जो आवश्यकताएं हैं, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के। हमें आमतौर पर यही लगता है। पर हम देखते हैं कि भारत में जो गरीबी है उसका स्तर कम हो रहा है, पर उसी समय पर देखते हैं भूखमरी वैसी की वैसी बनी हुई है या कभी ज़्यादा भी हो रही है। और इस पर हम आएँगे, इसकी हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न रिपीट तो नहीं होगा, पर स आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से भूख में और गरीबी में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, किस प्रकार की के संबंध हैं आपस में। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इन पर आगे आएँगे। ये जो जीएचआई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसको हमें डिटेल में करना है। जैसे वहाँ पर हमने गरीबी से जुड़ा हुआ बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ा था, वैश्विक एवं राष्ट्रीय। यहाँ पर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक पढ़ेंगे, जो आपने थोड़े दिन पहले 1 महीने, 2 महीने पहले आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। अक्टूबर के महीने में आपको अखबार में ज़रूर आया होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उसके आंकड़े आए हैं। उसमें भारत की स्थिति कैसी है, उसके बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा। और कुछ लोगों ने पीछे ये आंकड़े लिख भी रखे हैं कि भारत की स्थिति इस बार कैसी है, पिछली बार कैसी थी, है ना? तो आप देख रहे हैं कि 125 राष्ट्रों में से भारत की स्थिति 111वें नंबर पर भारत है, जब हम बात करते हैं भुखमरी की। और जबकि होना चाहिए था कहाँ? टॉप 10 में। यदि हम विश्व गुरु वही होंगे ना जो अच्छा जिनका रैंक है, अच्छा जिनका स्थान है, इस प्रकार के जो भी आपके सूचकांक हैं उनमें। पर ऐसा नहीं है। भारत की स्थिति यदि आप देखते हैं तो 111 बटे 125, 125 देशों में से 111वें नंबर पे है। पिछले वर्ष 121 देशों में से 107वें नंबर पर थे। और आप देखेंगे कि ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ भी हैं, इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। पर फिर भी ध्यान रखें, उससे जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर जिन आंकड़ों पर हमारे गरीबी के आंकड़े आधारित हैं, जिस डेटा पर, जिस आंकड़ों पर हमारा गरीबी सूचकांक आधारित है, उन्हीं आंकड़ों पर हमारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक आधारित है। तो हम देख सकते हैं कि वो जो आंकड़े हैं और वो सरकारी आंकड़े ही हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, उस पर हम आएँगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ठीक है, इन आंकड़ों में कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, पर 111 है, तो यदि इसको कम भी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, 100 चली जाएगी। और ज़्यादा प्रयास करेंगे, हम कहेंगे कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, 50 चली जाएगी। फिर भी इसका मतलब जो भुखमरी की यदि हम बात करते हैं, तो स्थिति दयनीय है।
भारत में। हाँ जी, जो अ, साहिल कह रहे हैं कि ये जो गरीबी भुखमरी सूचकांक है, इसके इसकी जो आंकड़े हैं, उसको सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और ये हर वर्ष होता है। और मैं आपको जो सरकारी जवाब है वो भी दूँगा, है ना? क्योंकि उससे हमें बहुत आसान हो जाएगा हमारा आलोचना करना। क्योंकि सरकार क्या करेगी? सरकार इन आंकड़ों को रिजेक्ट करने के लिए, इनको खारिज करने के लिए वो अपनी आलोचना देगी कि ये कमियाँ हैं, ये समस्याएँ हैं आपकी इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक में और वो हमारे एक प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर है कि हमें इसकी यदि आलोचना करनी है, तो किस प्रकार से हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं इससे जुड़ी हुई बता देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 4 देश गायब हो गए 2022 से 2023 में। अ, बात ऐसी है कि हर वर्ष कितने राष्ट्र हैं, उनके आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं। उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो कभी ज़्यादा, कभी 121, कभी आपको 117 भी दिखेंगे, 125 भी हैं। ज़्यादा कम होते रहेंगे। तो उसके आधार पर आप देखें तो रैंक भारत की बहुत ज़्यादा बदल नहीं रही। करीब-करीब वही आपका जो स्थिति है हर वर्ष की, वही स्थिति यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा भारत की रैंक में, पोज़ीशन में फ़र्क नहीं आ रहा है। जबकि हमने गरीबी में देखा था, तो आपको बहुत अधिक फ़र्क देखने को वहाँ पर मिल रहा था। चलिए भुखमरी की यदि बात करें तो भूख आहार ऊर्जा यानी आपकी कैलोरीज़ के अपर्याप्त उपभोग के कारण होने वाली एक असहज या दर्दनाक शारीरिक अनुभूति है। इसका मतलब क्या है? देखिए आपको दिन भर अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ आहार ऊर्जा चाहिए, कुछ ना कुछ कैलोरीज़ चाहिए ताकि आप दिन भर काम कर सकें। अब ये जो आहार ऊर्जा है, ये आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, तो शरीर में आपको आप सोच कर देखिए कि एक दिन आपने खाना नहीं खाया, कभी-कभी आप व्रत करते होंगे, आपने खाना नहीं खाया, तो एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल सी बहुत ही असहज प्रकार की शारीरिक जो अनुभूति होती है, उसे हम भूख कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भूख की बात होगी, तो वो 2 चीज़ों पर आधारित होगी। एक तो है पर्याप्त मात्रा में कैलोरी यानी आहार ऊर्जा और साथ ही साथ, इसके साथ मैं दूसरी चीज़ जोड़ दे रहा हूँ, इसके साथ है पोषण यानी न्यूट्रिशन। इन 2 चीज़ों पर आधारित करके हम भुखमरी को देखेंगे और देखेंगे कि और क्या कारक हैं, वे क्या कारक हैं जो भुखमरी को भारत में प्रभावित करते हैं। उससे होगा ये कि बहुत आसानी से आपको किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाता है, उसका आप उत्तर दे पाएँगे, बशर्ते आपने करंट अफ़ेयर्स को पढ़ा है। तो आपको एक बेसिक, एक सामान्य जीवन शैली मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जितनी आहार, ऊर्जा एवं पोषण चाहिए, वो यदि आपको नहीं मिल रहा, तो उसको हम भूख कहेंगे। अब होता क्या है कि कई बार एक तो है कि आपको 1 दिन नहीं मिला या फिर पोषण की थोड़ी बहुत कमी, अब इसमें स्तर हो सकते हैं, जैसे गरीबी में है। गरीबी हमने क्या कहा था, ये लाइन है, कोई तो यहाँ पर है, कोई बिल्कुल इसके पास है और कोई बहुत नीचे है ना? कि मान लीजिए ₹100 की बात है, तो कोई ₹99 कमा रहा है, कोई ₹90 कमा रहा है और कोई ₹10 कमा रहा है। इसका मतलब बहुत सारे स्तर हो सकते हैं। इसी प्रकार से भुखमरी में यदि आप देखेंगे, तो हमें बहुत सारे स्तर मिलेंगे। किसी के को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा, कि भोजन तो मिल रहा है, आहार ऊर्जा मिल रही है, पर पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। और कोई वो हो सकता है कि जिसको पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ ही नहीं मिल रही, कि वो दिन में केवल 1 बार भोजन कर पा रहे हैं या केवल 2 बार भोजन कर पा रहे हैं। वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा भूख के अनुसार या जो उनकी आवश्यकता है शारीरिक, उसके अनुसार। इसी प्रकार से दूसरा उसमें ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बार-बार कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। तो उसमें बहुत सारे स्तर हो सकते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखें। तो ये है आपका भुखमरी का अर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, तो आप पाएँगे कि बच्चों में जो शिशु मृत्यु है, हमने देखा था शिशु मृत्यु का दर, आपको ध्यान होगा। भारत में हमने कहा था कि शिशु मृत्यु का दर बहुत अधिक है। तो शिशु मृत्यु आप पाएँगे कि ज़्यादातर मामलों में 50% से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा मामलों में कुपोषण उस शिशु मृत्यु का उत्तरदायी है। इस कुपोषण के कारण आपकी मृत्यु हो रही है। तो 2 आइडिया है यहाँ पर। एक तो है आहार ऊर्जा ना मिलना पर्याप्त मात्रा में, भूख। दूसरा पोषण ना मिलना पर्याप्त मात्रा में, जो है कुपोषण।
कुपोषण भी, ध्यान रखेंगे, कुपोषण भी भूख का एक प्रकार है ना? कुपोषण अलग है, कुपोषण में आप पोषण की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और जब भूख की बात कर रहे हैं तो आहार, ऊर्जा एवं पोषण दोनों की बात कर रहे हैं। तो उसका प्रकार है, उसको अलग-अलग आपको नहीं देखना। तो जब हम कुपोषण की बात करते हैं, देखिए अब सिंपल सा आइडिया है। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको कहेगा कि बाहर का भोजन ना खाएँ, ये जो तला हुआ भोजन है ना खाएँ। पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट मिलना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। उसी के साथ-साथ वो कहते हैं कि आपको जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। तो फ्रूट्स खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, दाल खाएँ, दूध पिएँ, रोटी खाएँ, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है और अन्य जो तली हुई, मान लीजिए फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इन सब चीज़ों को ना खाएँ। किस लिए? क्योंकि उनमें पोषण नहीं है। उससे आपको पर्याप्त मात्रा में आहार, ऊर्जा तो मिल रही है। यदि आप कुछ भी तला हुआ खा रहे हैं, तो जितने आपकी शरीर की आवश्यकता है, उससे भी अधिक आपको आहार, ऊर्जा मिल जाती है, उससे भी अधिक आपको कैलोरीज़ मिल जाती हैं, पर उससे पोषण आपको नहीं मिलता। पर्याप्त मात्रा में जो आपको मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, वो नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, अच्छी गुणवत्ता वाले जो फैट्स हैं, वो भी आपको नहीं मिल रहे। तो वो क्या हुआ? कुपोषण। भुखमरी क्या है? कि यदि आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण एवं आहार, ऊर्जा नहीं मिल रहे। ठीक है शालू, आपके उस प्रश्न पर आएँगे जब हम बात करेंगे कि क्या कारण है भुखमरी के, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो भुखमरी आपकी यहाँ पर बताया गया कि 2 प्रकार से प्रकट हो सकती है। एक तो हो गया कुपोषण, एक हो गई कृष्णा यानी दुबलापन। तो कुपोषण, जिसमें आपको पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। अब ये जो कुपोषण है, ये भी आपके इसके भी आपको प्रकार दिखेंगे। उसी के साथ-साथ दूसरा है दुबलापन या कृष्णा, जो ज़रूरी नहीं है कि केवल भूख से हो, क्योंकि दुबलापन आपको किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है ना? आपका जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसके कारण भी दुबलापन हो सकता है। भुखमरी को प्रभावित करने वाले कारकों पर आगे आएँगे, अभी आपको केवल मैं पृष्ठभूमि दे रहा हूँ। देखिए, आपके जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, ये सभी जो आपके प्रश्न हैं, वो आगे उनका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो उससे आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। कोई बात कर रहा है जीवन शैली के बारे में कि शहरी जीवन शैली कैसी है? कोई पूछ रहे हैं कि प्रतिदिन हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? देखिए, वो आप क्या काम करते हैं? एक तो आपका काम हो पूरा दिन बैठने का, और एक काम हो आपका स्पोर्ट्स का, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं मान लीजिए, या फिर आप एक मज़दूर हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी आहार ऊर्जा की आवश्यकता है वो बदल जाएगी? बदलेगी ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको कितना चाहिए, वो व्यक्ति के अनुसार क्या आप कार्य करते हैं, कैसी आपकी जीवन शैली है, वो बदल जाता है, अलग-अलग हो जाता है। तो थोड़ा-सा वेट करें, सभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भुखमरी की बात करते हैं, तो उसमें एक तो बात आ गई आहार ऊर्जा की। मैं बार-बार इन चीज़ों पर इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब प्रश्न देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बात आ गई पोषण की, तो पोषण यदि नहीं है, तो उससे कुपोषण होगा। आहार ऊर्जा यदि आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, तो उससे आपको दुबलापन भी होगा, और लेकिन दुबलेपन के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, जब आप आहार, ऊर्जा और पोषण की बात करते हैं, तो आप जैसे वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपने कहा कि जो पोषण है वो आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। किसी ने कहा कि जो गरीब हैं, उनको क्या पता कि कितना पोषण है, कितना नहीं है, उनको केवल पेट भरने से मतलब है। तो सीधा-सीधा आप सोच सकते हैं कि आपकी ये जागरूकता से इसका लिंक है, जागरूकता से इसका संबंध है।
पर जब हम बात करते हैं आहार ऊर्जा की, तो इसका ज़्यादातर कारण आप क्या पाएँगे? ज़्यादातर कारण ये पाएँगे कि आपको वह मिल नहीं पा रहा। तो आहार ऊर्जा की जब हम बात करेंगे, तो उसमें गरीबी प्रमुख कारण बनकर आएगा। पर यही बात हम कुपोषण के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कुपोषण के अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो अब आप देखें हाँ जी, गरीबी से जुड़े हुए जो भी आपके मुद्दे हैं, उनको आप कह सकते हैं कि वो आहार ऊर्जा के कारण जो भुखमरी हो रही है, उसका कारण बन सकते हैं। आप लोग 10 मिनट केवल मेरी बात सुन लें, समझने की कोशिश करें, फिर यदि आपके प्रश्न रह जाते हैं, तो मैं उनका उत्तर दे दूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो आपको पहले दिखा दी गई हैं, आप फिर से वो रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तो वे प्रश्न आपके ठीक नहीं हैं। है ना? उससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरी क्लास को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, अब जब हम कुपोषण की बात करते हैं, तो कुपोषण आपको खास तौर पर 2 प्रकार का दिखता है। कुपोषण की जब हम बात करते हैं, 2 प्रकार का दिखता है। कुपोषण हमने क्या कहा? कुपोषण है आपके विटामिन, अन्य पोषक तत्व इत्यादि की कमी के कारण, की गंभीर कमी के कारण जो स्थिति होती है, उसको कुपोषण कहते हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि फास्ट फूड खाएँगे, आप न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाएँगे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट यदि आप नहीं ले रहे, तो उससे कुपोषण हो सकता है। अब इसमें 2 बातें हैं। कुपोषण के कारण एक तो आपका होता है कुपोषण का अभाव, एक तो आपका होता है पोषण का अभाव होना, जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा हो सकता है, एक तो पोषण का अभाव होना, दूसरा हो सकता है ज़्यादा होना, ठीक है? एक तो अभाव हो सकता है और एक अति पोषण हो सकता है। एक अति पोषण हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है, कि जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। दोनों प्रकार से आपको कुपोषण प्रकट होता हुआ दिखता है। तो या तो अल्प पोषण, जिसमें आपको पोषण का अभाव है, और साथ ही साथ आपका अति पोषण, जिसमें आपको ज़्यादा मिल रहा है। उदाहरण लीजिए कि जैसे एक तो हमने कहा कि आपको आहार ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं मिल रही, और साथ ही साथ पोषण ही पर्याप्त नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि यदि आपको भोजन ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो कुपोषण की तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर भोजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, दिन में केवल एक बार खाने को मिल रहा है, तो शरीर का पोषण कैसे पूरा होगा? तो ये जो पोषण का अभाव है, उसको हम कहते हैं अल्प पोषण। दूसरा ये है कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त है, खाने के लिए पर्याप्त है, आप खा रहे हैं, लेकिन उसमें पोषण नहीं है। जैसे उदाहरण हमने दिया जंक फूड का, तो जो आपकी आहार ऊर्जा है, वो तो पर्याप्त मात्रा में, बल्कि उससे अधिक आपको मिल रही है, पर उस भोजन में पोषण नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं है, जिसकी वजह से आपका अति पोषण हो रहा है, ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है। तो यदि अल्प पोषण होगा, अभाव होगा, तो उससे क्या होगा? दुबलापन। और जब ये ज़्यादा हो जाएगा, अति पोषण होगा, तो उससे क्या होगा? मोटापा, यानी ओबेसिटी। आजकल कहते हैं ना कि शहरों के लिए जो या फिर नई, जिसको हम आपके जीवन शैली से जुड़ी से संबंधित बीमारियों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ओबेसिटी यानी मोटापा सबसे ऊपर आता है। किस लिए? कि उसका ये मतलब नहीं है कि आपको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा, नहीं। आपको भोजन पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में मिल रहा है, जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिल रहा है, पर उससे पोषण नहीं मिल रहा। अब इसके भी 2 कारण हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे, फिर से समझिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है एक तो ये है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, कि उस भोजन में ही पोषण नहीं है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इसमें पोषण तो है पर्याप्त मात्रा में। तो आप भोजन खा रहे हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषण है, पर अंततः आपका जो शरीर है, उसे उस पोषण को निकालना है उससे बाहर। जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब भोजन आप डाइजेस्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी उस भोजन में पोषक तत्व हैं, उनको बॉडी एक्सट्रैक्ट करता है, उनको बाहर निकालता है, ताकि वो शरीर के काम आए। इसका मतलब ये है कि एक तो आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिलना, और दूसरा कि यदि आपके स्वास्थ्य के साथ
जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, जिसकी वजह से आपके जो पोषक तत्व हैं, शरीर उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, शरीर उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा। दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो कि भोजन में पोषण ही नहीं है, दूसरा कि भोजन में पोषण है, पर आपके किसी भी शारीरिक रोग के कारण आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे यदि आपको फ़ीवर है, बुखार है, तो ऐसे में क्या होगा? बुखार है, तो मान लीजिए कि एक तो मन नहीं करता खाना खाने का, पर फिर भी मन कर रहा है, आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके जो शरीर है, उसकी सारी क्षमता लगी हुई है इस रोग से लड़ने में, इस रोग से लड़ने में। पर वो जो भोजन आपने खाया, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर क्या करेगा? उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको ठीक से पचा नहीं पाएगा और उस भोजन को यदि ठीक से नहीं पचा पाएगा, तो जो उसमें से न्यूट्रिशन है, उसको भी वो ठीक से नहीं ले पाएगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं कुपोषण के उसमें। अब आप देखें कि कुपोषण से जुड़े हुए कारण क्या-क्या हैं? कुपोषण में एक तो हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको कैलोरीज़ ही या जो आहार ऊर्जा है वो ही पर्याप्त मात्रा में ना मिले, उससे कुपोषण हो सकता है। समझ में आ गया? और उस प्रकार को हमने कहा अल्पपोषण। दूसरा हमने कहा कि जो आपके पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप देखते हैं कि जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हैं, एक तो वो पोषक तत्व हैं। इसके अलावा आपके कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ध्यान रखें क्योंकि इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको हम कहते हैं। हाँ, कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं किसी भी भोजन में, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार से आपके कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे विटामिन, मिनरल। आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको उदाहरण दूँ, यदि आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर थोड़े भी जागरूक हैं, अखबार इत्यादि ठीक से पढ़ते हैं और जो न्यूज़ में चल रहा है वो देखते हैं, तो आप पाएँगे कि आजकल विटामिन डी की कमी बहुत अधिक हो गई है लोगों में। इसी प्रकार से विटामिन बी12 है, उसकी कमी बहुत अधिक हो गई है लोगों में। वो क्या है? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसी प्रकार से जब आप बादाम खाते हैं, तो एक तो कहते हैं कि उससे आपको प्रोटीन और अच्छे फैट्स मिलेंगे। साथ ही साथ उससे क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। तो जो आपके ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये यदि आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तो उससे हो उत्पन्न होने वाला जो कुपोषण है, उससे उत्पन्न होने वाली जो भूख है, उसको हम कहते हैं हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख। तो आज के समय में आप ध्यान रखेंगे कि जो हिडन हंगर है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। हिडन हंगर है, छिपी हुई जो भूख है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। नहीं, गरीबी केवल इकलौता बड़ा कारण नहीं है, गरीबी एक मुख्य कारण है, मुख्य कारणों में से एक है, पर गरीबी इकलौता कारण नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि केवल वह मुख्य कारण है, मुख्य कारणों में से एक है। उसी के साथ-साथ अभी मैंने आपको उदाहरण दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अभी जैसे यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पोषक आहार क्या होगा? बैलेंस डाइट क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि भोजन में पोषक तत्व हैं कि नहीं? अब यहाँ पर यदि कोई क्लास में बैठा है, तो 18, 20, 25 वर्ष के बीच में 18 से 25 वर्ष के बीच में ज़्यादातर लोगों की आयु होगी और 18 से 25 वर्ष की आयु में यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता कि पोषक तत्व क्या हैं, कि किस भोजन से क्या पोषण आपको मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? जागरूकता की बहुत अधिक कमी है। अब क्या गरीबी वह कारण है? नहीं, क्योंकि आप फीस देकर आपने स्कूल में पढ़ाई की, फीस देकर आपने कॉलेज में पढ़ाई की, साथ ही साथ फीस देकर आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं। पर फिर भी ना पता होना कि पोषण किस भोजन से मिलेगा, किस प्रकार के भोजन से मिलेगा, किस भोजन से क्या पोषण मिलेगा, वह केवल और केवल आपकी जागरूकता में कमी को दर्शाता है। इसका मतलब जागरूकता भी एक मुख्य कारण हो सकता है। इसी प्रकार से कैसी आपकी जीवन शैली है, वो इसका मुख्य कारण हो सकता है, आपका स्वास्थ्य इसको प्रभावित करेगा। तो एक-एक करके उन पॉइंट्स पर आ रहे हैं। एक-एक करके ये पॉइंट्स आपके सामने ही लिखे हुए हैं। तो कोई तो प्रयास करता है कि मेरे बताने से पहले ही उनको पता चल जाए कि क्या है। तो यदि ऐसा है तो आपको पीपीटी मिल ही जाती है, पीपीटी मिल ही जाती है
और करना ये है कि यदि आपको ज़्यादा क्यूरियस है, होता है कि कई लोग को होता है कि पहले से पता रहे सब कुछ, तो आप एक बार उसके बारे में होमवर्क करके आ जाया कीजिए। आप उसके बारे में पहले से पढ़कर आ जाएँ, तो आपको पहले से पता होगा। क्योंकि क्लास में तो जब हम फ्लो में चलेंगे कि एक चीज़ समझ में आएगी, उसके बाद हम दूसरी चीज़ पर आएँगे। चलिए, हाँ जी, 7th-8th चैप्टर में आपको ठीक से बताया गया है कि किस प्रकार से एक से अधिक, और स्टार्टिंग से मेरी कोशिश रही है कि आप इस पॉइंट को समझें। क्योंकि यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है, अब आपने इतने सारे प्रश्न देख लिए हैं, और मैं अपेक्षा ये भी करता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न मैं क्लास में बता रहा हूँ, उसके अलावा भी प्रश्न हैं, उनको आप देख रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी केवल एक फैक्टर पर, एक कारक पर पूछ लेता है, एक प्रभावित करने वाले कारक पर। तो उसका ये मतलब नहीं है कि केवल वही कारक है, नहीं। हर कारक अलग-अलग लेवल पर, अलग-अलग स्तर पर अपना काम कर रहा है, और एक से अधिक कारक आपको हर जगह मिलेंगे। अब आपकी जो जागरूकता में कमी है, उदाहरण के लिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं कि आपको जागरूक किया ही नहीं जा रहा। दूसरा कि आपको मीडिया का या कोई भी इंटरनेट का एक्सपोज़र नहीं है ना? कि इंटरनेट ही नहीं है आपके वहाँ पर, तो आपको नहीं पता उसके बारे में, या फिर आपको स्कूल में, घर में, समाज में नहीं बताया गया उसके बारे में। तीसरा कि आपकी रुचि ही नहीं है उसके बारे में, कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है, आपकी रुचि किसी और दिशा में है, तो उसके अन्य सबके केस में अलग-अलग कारण होगा। किसी केस में एक से अधिक कारक होंगे, जो उसको प्रभावित कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं वापस समराइज़ कर देता हूँ। अ, मोएगा, आपकी प्रॉब्लम के लिए आप प्लीज़ टारगेट आइज़ पर मेल कीजिए, वही करेंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाऊँगा। सॉरी, मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाऊँगा। आपको टारगेट आइज़ पर मेल करना होगा। चलिए, तो हमने कहा कि जब हम कुपोषण के कारण देखते हैं, कुपोषण के कारण देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आया कि आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ ही नहीं मिल रही। तो पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल रही, आहार ऊर्जा नहीं मिल रही, तो पोषण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर खाने को भोजन नहीं मिल रहा आपको, तो आपको उसमें से न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे मिलेगा? अब ये जो कैलोरी की कमी है, इसका मुख्य कारण आप कह सकते हैं गरीबी, है ना? कि आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज़ मिल ही नहीं पा रही। दूसरा इसका क्या हो सकता है? आप देखें, जैसे उदाहरण आप लें कि महिलाओं में जैसे फास्टिंग को लेकर, व्रत रखने को लेकर भारत में काफ़ी प्रचलन है। अब यदि आप जब व्रत रख रहे हैं, ठीक है, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन हम केवल यदि कुपोषण के बारे में सोचें, तो व्रत रखने से क्या होगा? भूखे रहने से क्या होगा कि आपको पर्याप्त मात्रा में आहार ऊर्जा नहीं मिली, साथ ही साथ आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण भी नहीं मिला। तो ये जो कैलोरी की कमी है, इसके पीछे का कारण गरीबी भी हो सकता है, कि आपको पर्याप्त मात्रा में आहार ऊर्जा नहीं मिल रही, तो एक गरीबी हो सकता है। दूसरा, आपकी विभिन्न जो सामाजिक रीतियाँ हैं, वो भी इसके पीछे का कारण हो सकती हैं। उसके बाद हमने कहा कि आपको सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो नहीं मिल रहे, हिडन हंगर, वो कारण हो सकता है कुपोषण का। किसी ने पूछा है कि हिडन हंगर से क्या होगा? छिपी हुई भूख से क्या होगा? छिपी हुई भूख से कुपोषण होगा। जैसे अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? बोन वीक होंगी। पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी नहीं मिल रहा, तो उसके कुछ प्रभाव होंगे शरीर पर। पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल रहा, तो उसके कुछ प्रभाव होंगे शरीर पर। तो जो सूक्ष्म तत्व हैं, ये भी तो आपके शरीर को, स्वास्थ्य को, कुपोषण के स्तर को, सभी को प्रभावित करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ताकि आपको सभी जो पोषक तत्व हैं, दोनों मैक्रो और माइक्रो, दोनों आपको पर्याप्त मात्रा में मिले। इसलिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि फ्रूट्स भी खाने हैं। किसी भी सीज़न में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वो ज़रूर खाने चाहिए। हर चीज़ खाने का एक टाइम, एक समय होता है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। फिर हमने कहा कि इसके अलावा प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य यदि प्रभावित है, स्वास्थ्य यदि प्रभावित है, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन की क्रिया है, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही। उसकी वजह से आपको कुपोषण हो सकता है।
अब ये जो स्वास्थ्य है, उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। अब जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, वो कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। जैसे उदाहरण के लिए सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में कमी, क्योंकि अगर आप साफ पानी नहीं मिलेगा, आपको सुरक्षित पेयजल नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो वो सीधा-सीधा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। उससे अनेकों बीमारी हो सकती हैं, स्वास्थ्य से जुड़े रोग हो सकते हैं। उसके अलावा स्वच्छता तक पहुँच खराब, खास करके शौचालय, क्योंकि आप देखते हैं कि क्लीनलीनेस ना होने के कारण बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं और आपको ध्यान होगा कि स्वच्छता को और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच को हमने गरीबी में भी रखा था, क्योंकि ये बहुत सीधे स्तर पर सीधे-सीधे स्पष्ट रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो आपको पता है निम्न उत्पादकता और फाइनली आपका गरीबी उससे होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके कुपोषण को भी ये प्रभावित करेंगे और कुपोषण का एक मुख्य कारण बनेंगे। उसी के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, कि वैक्सीनेशन यदि आपका नहीं है, टीकाकरण यदि नहीं हुआ है, तो आपके बीमार होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और बीमार यदि आप ज़्यादा होंगे, तो शरीर कुपोषित होगा। पोषण आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें पहले तो हुआ आपका पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिलना, फिर पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिलना। फिर से लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, क्योंकि जब मैं प्रश्न पूछूं ताकि आप उत्तर देने की स्थिति में हो, क्योंकि यूपीएससी ने वही प्रश्न पूछा है। पर्याप्त मात्रा में आहार ऊर्जा ना मिलना और पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिलना, साथ ही साथ स्वास्थ्य। तो जो भी आपके कारक होंगे इन्हें प्रभावित करने वाले, वही कारक होंगे कुपोषण को प्रभावित करने वाले। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कारक इनको प्रभावित करेंगे, वही कुपोषण को प्रभावित करेंगे। जैसे आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपका ड्रिंकिंग वाटर पर, साफ पेयजल पर डिपेंड करता है। पेयजल के अलावा स्वच्छता पर डिपेंड करता है, आपके जागरूकता के स्तर पर डिपेंड करता है, आपकी जीवन शैली पर डिपेंड करता है ना इन सभी कारकों पर। इसी प्रकार से आपका पर्याप्त मात्रा में आपको आहार ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, वो भी आपका जीवन शैली पर, आपकी जागरूकता के स्तर पर, गरीबी के स्तर पर, सभी पर डिपेंडेंट है, सभी पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे जब कुपोषण की बात करेंगे, तो उसको प्रभावित करने वाले एक से अधिक कारक हैं, एक से अधिक कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है? क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा गया, आगे उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस कर लेंगे तो आप उसको याद कर लेंगे, है ना? तो याद हमें नहीं करना, हमें केवल समझना है। हिडन हंगर के बारे में आप पूछ रहे हैं, हमने कहा कि जो भोजन है, उससे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये मिलते हैं। एक तो ये पोषण है आपका, जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो आपके विटामिन, मिनरल्स हैं, वो भी आपको भोजन से मिलते हैं। तो हिडन हंगर, छिपी हुई भूख क्या है? उसमें आपको देखने में तो लग रहा है कि ये बैलेंस्ड है डाइट, कि आपको प्रोटीन की मात्रा भी ठीक-ठाक है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये इससे आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है। पर होगा क्या कि आपके शरीर में जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन, मिनरल इत्यादि, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएँगे। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है कि कितना खाने में प्रोटीन है, वो सब आप देख सकते हैं। वो सब आप फिर भी मेज़र कर सकते हैं। पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनको ये आपको सामने से नहीं दिखते कि किसमें क्या-क्या आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। तो इसीलिए इसको छिपी हुई भूख कहा जाता है, हिडन हंगर। और हमने कहा कि भारत में अब आपको ये हिडन हंगर बढ़ती हुई दिखती है। टीकाकरण, लास्ट पॉइंट है टीकाकरण का। और आपकी वैक्सीन लगी है कि नहीं, वो आपके स्वास्थ्य को सीधा-सीधा प्रभावित करता है। जैसे कोविड का उदाहरण ले लें, सबसे रीसेंट है आपका वैक्सीनेशन का, कि अगर कोविड की वैक्सीन नहीं लगी है, तो सीधा-सीधा आप बीमार पड़ सकते हैं। और वापस मैं कह रहा हूँ कि ये आपके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी होते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी होते हैं, उनको भी दिमाग में रखेंगे। केवल इनको याद नहीं करेंगे, ठीक है? इनको याद नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाएँगे ताकि आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब ये आपको एक डायग्राम है, इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या है
कि ये बता रहे हैं कि भोजन का पर्याप्त मात्रा में ना मिलना या गुणवत्ता वाला पोषक तत्वों वाला भोजन यदि नहीं मिलेगा, तो किस प्रकार से आपको कुपोषण देखने को मिलेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए कि यदि पर्याप्त मात्रा में आपको कैलोरीज, प्रोटीन इत्यादि नहीं मिल रहे, कुपोषण हो रहा है, तो उससे बच्चों में बौनापन, कृष्णता, दुबलापन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आपको अधिक कैलोरीज मिल रही हैं, ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ेगा। ठीक है? तो दोनों तरीके से आपको दिखा रखे हैं, इसके अन्य कारण भी बना रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए गरीब हैं, खाद्य सुरक्षा नहीं है, एक फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है खाद्य सुरक्षा का और आपने पढ़ा होगा खाद्य सुरक्षा के बारे में, तो उस पर हम आगे आएँगे। तो कृष्णता यानी दुबलापन, तो उसमें आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, मान लीजिए एक परिवार के पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन नहीं है या फिर उसको नहीं पता कि कल उनको भोजन मिल पाएगा कि नहीं। तो आमतौर पर किसमें होगा ये? जो अति गरीब परिवार हैं और साथ ही साथ जिनके पास कोई भी गारंटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं, मज़दूरी का काम कर रहे हैं कि भई आज तो काम मिला हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आपके हर शहर में आपको एक अ, एरिया मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहाँ पर आम तौर पर सभी मज़दूर जाकर इकट्ठे होते हैं, सुबह के टाइम पर। क्योंकि 9 बजे से उनका दिन शुरू होता है, तो साढ़े 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाएँगे और लोग वहाँ पर जाएँगे मज़दूर लेने। तो जो आपके ठेकेदार हैं, वो वहाँ पर जाएँगे, क्योंकि उनके पास यदि मज़दूरों की कमी है, तो वहाँ से लेंगे। आपको अपने घर में कुछ काम कराना है, तो आप वहाँ पर जाएँगे और वहाँ से किसी मज़दूर को आप बुला लेंगे अपने साथ। तो अब उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको काम दिन भर के लिए नहीं मिला। जिसको मिल गया उसको पता है कि दिन की 400-500 रुपए, 300 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी और जिससे हम अपने परिवार के भोजन की जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अब उस भोजन में पोषण मिल पाएगा कि नहीं, वो उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आम तौर पर आप पाएँगे जो पोषक भोजन है, जिसमें पोषक तत्व हैं, वो उतना ही महँगा होता चला जाएगा। अब केवल आपको ब्रेड खानी है, तो सस्ती है, खा सकते हैं। पर यदि हम बात करें कि दाल खानी है, केवल चावल आपको सस्ते मिल जाएगा, पर बात आती है दाल की या आपकी जो अन्य हरी सब्जियाँ हैं, फल-फ्रूट हैं, तो क्या वह गरीब आदमी, कोई गरीब व्यक्ति खा सकता है? सोच कर देखिए जिसकी ₹300 दिन की दिहाड़ी है, परिवार में 4 सदस्य भी हैं, मान लीजिए 4 सदस्य भी हैं, क्या ₹300 की दिहाड़ी में वो फ्रूट्स या फल खाना अफ़ोर्ड कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्या वे हरी सब्जियाँ खरीद पाएँगे? क्या वे ₹150 किलो दाल खरीद पाएँगे? नहीं खरीद पाएँगे। क्या वे कभी पनीर खा पाएँगे? नहीं खा पाएँगे। तो उससे जो वो भोजन खरीदेंगे अ, सस्ता होगा, उससे क्या है उनकी भूख तो शांत हो जाएगी। उनकी जो आहार ऊर्जा की आवश्यकता है वह तो पूरी हो जाएगी, पर पोषण की आवश्यकता नहीं हो पाएगी। पोषण की जो शरीर की आवश्यकता है वो नहीं हो पाएगी, जिससे विभिन्न आपकी समस्याएँ उत्पन्न होंगी, है ना? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ रोग उत्पन्न होंगे, कृष्णता होगी। आपने देखा होगा कि गरीब परिवार हैं तो यदि गरीब परिवार के कुछ फ़ोटो भी स्टार्टिंग में दी थी कि एकदम दुबले, कम हाइट के, बौने आपको बच्चे मिलेंगे। किस लिए? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ना तो आहार ऊर्जा मिल रही है और ना पोषण मिल रहा है। और ख़ास तौर पर बच्चों में आपको इतना प्रत्यक्ष रूप से क्यों दिखता है? क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा उस समय पर उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बच्चे उस उम्र में हैं, उस उम्र के पड़ाव में हैं जहाँ पर वो सबसे अधिक उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सकता है। उस उम्र में उनका सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा। अब उस समय पर यदि पोषण नहीं मिलेगा, तो ये जो विकास नहीं हुआ, ये जीवन भर उनको परेशान करेगा। ठीक है। तो एक तो हमने कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपको आहार नहीं मिल पाना, जिसके कारण बच्चों में बौनापन, कृष्णता इत्यादि होगी। दूसरा हमने क्या कहा कि आपको कल काम मिलेगा कि नहीं या आज शाम को रोटी परिवार के लिए ला पाएँगे कि नहीं, कल तक आपकी नौकरी बचेगी कि नहीं या फिर अन्य कोई भी तनाव का कारण हो सकता है।